हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो जैसे कि हमें टॉपिक के नेम में ही दिख रहा है कि हम लोगों को कुछ वेरिएशन के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से वेरिएशन आए या उन्होंने अपने आप को क्यों चेंज किया। तो जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ हिस्ट्री होती है, और लाइफ हिस्ट्री के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो इवेंट्स होते हैं उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड उनका जो सिक्वेंस होता है वही तो लाइफ हिस्ट्री होता है। से लाइफ हिस्ट्री क्या होता है? इट इज sequence of events related to survival and reproduction that occurs from birth to death। तो हमने क्या बोला कि लाइफ हिस्ट्री क्या है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन दैट अकर फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। मीन्स उनकी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब उनकी बर्थ से लेकर डेथ तक उनका जो सिक्वेंस है वही तो है ना लाइफ हिस्ट्री। तो ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन जो है सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा, क्योंकि जहाँ पर वो सर्वाइव कर रहे हैं वो हैबिटेट अलग हो सकता है, जिस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते हैं उसका मेथड अलग हो सकता है, उन्होंने अलग अलग तरीके के एडेप्टेशन कर रखे हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएशन उनमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो सारे ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अलग हिस्ट्री है। और बेसिकली जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, तो यहाँ हम लोगों को यही पढ़ना है कि आखिर इन्होंने वेरिएशन क्यों किया। तो जब वेरिएशन तभी होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ने धीरे धीरे इवॉल्व किया अपने आप को, टाइम के साथ साथ अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया। इवोल्यूशन यही तो होता है, इट इज ए चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज ओवर अ सेवरल जनरेशन। इवोल्यूशन का मतलब यही तो होता है। तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व इसीलिए किया ताकि वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर सकें जिस एरिया में वो रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना एक पॉइंट लिख लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस एम्स at improving the reproductive fitness। क्या इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एम्स एट इम्प्रूविंग द रिप्रोडक्टिव फिटनेस टू द मैक्सिमम इन दियर हैबिटेट, मतलब जिस हैबिटेट में वो रहते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर पाए। पॉपुलेशन में एवोल्यूशन इसी वजह से होता है ताकि वो लोग अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमम कर पाएँ। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को हम लोग डार्विनियन फिटनेस भी बोल सकते हैं, डार्विनियन फिटनेस। इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई वैल्यू ऑफ आर। आर, अभी आर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या था? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो अभी हम लोगों ने बोला कि पॉपुलेशन में इवोल्यूशन इसीलिए होता है ताकि वो लोग अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ा सकें, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो क्या इंक्रीज हो जाए। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विनियन फिटनेस हमने बोला कि आर वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जो नेचुरल रेट ऑफ इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है वो क्या है, बढ़ जाए। अब आर तभी बढ़ेगा, आर को हम लोगों ने बोला था बी माइनस डी, मीन्स बर्थ रेट माइनस डेथ रेट पर कैपिटा। तो जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा तभी हमारी आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो जिस हैबिटेट में वो लोग रहते हैं वहाँ अगर वो लोग मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर पाएंगे तब तो उनकी सर्वाइवल पॉसिबल है, वरना वो लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारा टॉपिक है वेरिएशन। तो जैसे कि स्टार्टिंग हमने बोला कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन होती हैं, और ये वेरिएशन मोस्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म इसी वजह से करता है ताकि वो ज़्यादातर रिप्रोड्यूस कर पाए, और या तो उस हैबिटेट में कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से उसकी सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन पर फर्क पड़ता हो। तो अगर हम लोग लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो जैसे कि जनरेशन चली आ रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसी वजह से इवॉल्व कर रहा है क्योंकि वहाँ की अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है या रेडिएशन प्रेशर है
मीन्स जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी उसकी लाइफ पर फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन कम कर पा रहा है। तो हम लोग इसके बारे में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड in relation to restrictions, या हम लोग लिख सकते हैं लिमिटेशन imposed by, इसकी वजह से imposed by बायोटिक एंड एबायोटिक components of habitat in which they survive। मीन्स हमने क्या बोला कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है किसी ऑर्गेनिज्म के, हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। मीन्स जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं या उनको रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर देते हैं। तो इनकी वजह से भी वेरिएशन देखने को मिलता है किसी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को। तो कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन सही नहीं होती थी, वो अपने आप को क्या कर लेता था, एडेप्टेशन शो करता था। एडेप्टेशन मतलब उस इन्वायरमेंट में वो कैसे सर्वाइव कर जाता था, वो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाता था और फिर अपने आप को उसी तरीके से डाल लेता था इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वो किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाता है। उससे पहले हमारे पास एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं नीच। तो चलिए देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है किसी भी स्पीसीज का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी कम्युनिटी में एक रोल होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ईच स्पीसीज ऑक्यूपाई अ नीच इन अ कम्युनिटी। ईच स्पीसीज occupies a niche in community। तो हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है नीच के बारे में। तो हर स्पीसीज का, हर ऑर्गेनिज्म का या हर स्पीसीज, हर ऑर्गेनिज्म एक नीच को ऑक्यूपाई करता है किसी कम्युनिटी में। तो नीच को अगर हम लोग बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज क्या रोल प्ले करता है उस हैबिटेट में या उस इकोसिस्टम में, तो वही क्या है, नीच। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नीच के बारे में, एन ऑर्गेनिजम्स वे ऑफ लाइफ इन इकोसिस्टम। या हम और क्या लिख सकते हैं, नीच इज द रोल जो कि स्पीसीज प्ले करती है किसी इकोसिस्टम में। स्पीसीज या कोई ऑर्गेनिज्म प्ले करता है इन इट्स इकोसिस्टम या हैबिटेट, जहाँ वो रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या तरीका है किसी भी इकोसिस्टम में रहने का, या वो क्या रोल प्ले करता है उस इकोसिस्टम में। हम लोगों ने लिखा कि नीच इज द रोल द स्पीसीज या कोई ऑर्गेनिज्म प्ले इन इट्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग, से हम लोग बात करें कि वो कहाँ रहता है, हैबिटेट की बात करें अगर हम लोग कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, फूड, रेडिएशन प्रेशर कैसा है, क्या रिसोर्सेज वो यूज़ करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अदर स्पीसीज के साथ किस तरीके का रिलेशन है उसका, रिलेशन विद अदर स्पीसीज या जो ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग में रहते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं कि अदर पॉपुलेशन पर उसका क्या इफेक्ट है, व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन अदर पॉपुलेशन, और इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट है, व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन इन्वायरमेंट। तो यहाँ हमने कई चीज़ों की बात करी। सबसे पहले तो नीच के बारे में हम लोगों ने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी अपने इकोसिस्टम या किसी भी हैबिटेट में क्या रोल प्ले करता है या किस तरीके से सर्वाइव करता है या रहता है।
तो उसके हैबिटेट की बात हम लोगों ने बोला कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, रेडिएशन प्रेशर कैसा है, या जो रिसोर्सेज है उसके आसपास वो किस तरीके से यूज़ करता है, और जो दूसरी स्पीसीज वहाँ पर प्रेजेंट है उनके साथ उसका रिलेशन किस तरीके से है, और उसकी वजह से जो अदर पॉपुलेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो किसी भी एरिया में, जैसे मान लीजिए ये पूरा कोई एरिया था, ये पूरा कोई एरिया था, और यहाँ पर कोई भी स्पीसीज है, जैसे ये फ्रॉग है मान लीजिए, तो हमने इसके बारे में बात करी कि ये क्या खाता है, क्या कहाँ रहता है, और क्या रिसोर्सेज ये यूज़ करता है, अदर स्पीसीज के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो यही क्या है, इसका क्या है, नीच। नीच इसके हमने हैबिटेट की बात कर ली और बाकी इन सारी चीज़ों की बात कर ली। तो ये क्या है, इसका नीच है, तो ये एरिया क्या है इसके लिए, इसका नीच है। तो नीच के बारे में अगर हमने, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, एक हमारे पास फ्रॉग है, इसके हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने लिखा है, इसके नीच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से किसी इकोसिस्टम में या किसी हैबिटेट में सर्वाइव करता है। इस एरिया को हमने पर्टिकुलर एरिया को मान लिया था अभी हैबिटेट, या पर्टिकुलर सराउंडिंग को हमने क्या मान लिया था, हैबिटेट। तो हमने इसके हैबिटेट के बारे में बात करी कि ये वुडेड रीजन में रहता है या वेटलैंड्स में रहता है। बिहेवियर के बारे में बात करी कि ऑफन फाउंड इन ट्रीज, बरोज, बार्किंग कॉल्स अट्रैक्ट मेट्स। ये जब ये बार करता है तो मेटिंग के लिए, ताकि फीमेल अट्रैक्ट हों। फीड ऑन, क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स। और इसे कौन खाता है, वही तो हमने बोला था कि अदर पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है या एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रीडेटर, प्रीडेटर की बात की थी हम लोगों ने। ऐसे ही इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, मतलब इन्वायरमेंट पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी बातें होती है नीच में, कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में अपनी लाइफ को सरवाइव करता है या रहता है। तो अभी तक हमने बात की कि सरवाइव करने के लिए वो किस तरीके के एडेप्टेशन शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से इवॉल्व हैं, इवॉल्व उन्होंने अपने आप को किया। और हमने बात करी रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में, या डार्विनियन फिटनेस, क्योंकि मैक्सिमम होनी चाहिए। तो कई सारी जनरेशन से उन्होंने थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट अपने आप में लाया, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स की वजह से जो उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ा। तो वो बेसिकली ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन और एडेप्टेशन क्यों कर रहे थे, सर्वाइवल की वजह से, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ और रिप्रोड्यूस कर पाएँ, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि वो अपनी स्पीसीज को बचा सकें। तो ऐसे ही वो करते चले आए, और वही हम लोग बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में, जो उनकी प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री रही है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, एडोप्टेशन किया उन्होंने, थोड़े थोड़े इवॉल्व होते आए जनरेशन टू बाई जनरेशन, और अपने सर्वाइवल और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन की वजह से वो अपनी स्पीसीज को आगे भी सर्वाइव करवाते रहे। तो इस वजह से वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं, क्योंकि हमने बोला था ना कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है ना, हम लोग लिख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। तो हम लोग देखते हैं ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इन्होंने अपनाई हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें यही बताया कि ब्रीडिंग जो करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो भी वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, सब अलग अलग टाइम पर कोई वेरी करते, कोई ब्रीड करता है, सबका टाइमिंग अलग अलग है ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग टाइम वेरिएशन, ये बात तो हम लोगों को पता ही है कि सारे स्पीसीज का, सारे इंडिविजुअल्स का अलग अलग ब्रीडिंग टाइम होता है। ऐसे ही इन्हीं की बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं या किस तरीके से ब्रीडिंग करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमारा आता है बैम्बू ट्री का। तो जब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स के बारे में कि जिन्होंने केवल लाइफ टाइम में एक बार वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एक तो हमारा हो गया बैम्बू ट्री, और एक हमारी हो गई पैसिफिक सालमोन फिश। ये होल लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। और कई तो हमें पता है नॉर्मली बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे हो गए मैमल्स, बर्ड्स हो गई, रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स।
तो ये दो एग्जांपल हमारे हो गए जहाँ हमने देखा कि बैम्बू ट्री और पैसिफिक सालमन फिश जो थी वो पूरी लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोड्यूस कर रही थी। जैसे बैम्बू ट्री का लगभग 50 से 100 साल में एक बार फ्लॉवर आता है। और भी एग्जांपल है हमारे पास, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैमल और बर्ड की बात हमने की तो वो बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसा ये तो हम लोगों को पता ही है नॉर्मली। तो अब बात आती है और एग्जांपल्स की, हम लोग बात करते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल में हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कई सारे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग को वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। सम organisms produce a large number of small sized offsprings। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयस्टर्स। ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयस्टर्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सम प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग। जैसे कि इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बर्ड और मैमल्स का। तो यहाँ भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को अलग अलग तरीके की टेक्निक देखने को मिल रही है। जैसे हमने बैम्बू ट्री में और पैसिफिक सालमन फिश में देखा कि वो पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही ब्रीड कर रहे थे, तो उनका कुछ अलग वेरिएशन उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में किया होगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि जो बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैमल्स और बर्ड की हम लोगों ने बात करी थी। अब तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि जो हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग को, जो कि बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बड़े साइज के केवल एक या दो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड और मैमल्स की हम लोगों ने बात करी। तो जैसे ये तीसरा वाला पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा नंबर में ऑप्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जैसे कि हमारी कोई एग्जांपल हम लोग ले लें, फिश है। अब अगर ये केवल एक फिश को बर्थ करेगी, एक फिश को जन्म देगी अगर, तो समुद्र में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं। अगर इसने एक फिश को बर्थ किया तो वो उसको तुरंत खा जाएंगी। तो इसकी सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसकी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से इसने बहुत सारी फिशेस को बर्थ किया, बहुत सारी फिशेस को इसने बर्थ किया, बहुत सारी ऑफस्प्रिंग की बर्थ हुई। तो मान लीजिए जैसे इसने 1000 फिशेस को एक बार में बर्थ की और लगभग 600 प्रीडेशन हो गया, 600 का प्रीडेटर के द्वारा, तब भी 400 बच गई। अब फिर वो 400 फिर से रिप्रोड्यूस करेंगी, तो ऐसे चलता रहेगा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को बर्थ करती हैं। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटजीज जो कि हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में पढ़ी। तो बेसिकली हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में यही पढ़ा कि कोई भी पॉपुलेशन ने अपने आप को इवॉल्व किया। इवॉल्व क्यों किया? अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने में, जिसे हमने लोगों ने डार्विनियन फिटनेस भी बोला था। ऐसा उन्होंने इवोल्यूशन या एडेप्टेशन क्यों शो किया? क्योंकि जो एबायोटिक और बायोटिक कंडीशंस थी उनकी वजह से, प्रीडेशन प्रेशर की वजह से उन्होंने अपने आप में वेरिएशन लाया जनरेशन बाई जनरेशन। और उन्होंने अलग अलग तरीके की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज शो की, जैसे कि हम लोगों ने अभी इन 4 एग्जाम्पल्स में बात करी। तो थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारा था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन में या अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशन है और उन्हें किस तरीके से बेनिफिट होता है या लॉस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।